अब हम समझेंगे कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमने अभी सीखा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो नेशन टू नेशन डिफ़र नहीं करते, वो सेम होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलते जुलते होंगे। जैसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट रहा कि हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, 31 मार्च को क्लोज़ करते हैं। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं आपकी, डिफ़र करती है नेशन टू नेशन, जिनको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी बोलते हैं। आपको पता ही है जो अकाउंटिंग की कन्वेंशन या पॉलिसीज़ होती हैं वो नेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनली यदि हम देखें तो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो एक नेशन की हैं वो तो सेम रहेंगी, लेकिन दूसरे नेशन के साथ वो क्या हो जाएंगी, डिफ़र हो जाएंगी। वहीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को देखें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स नेशन टू नेशन क्या होते हैं आपके, सेम रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंस के पॉइंट को यहाँ पे हम समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कंसेप्ट इज थियोरेटिकल आइडिया फॉर्मिंग ए सेट ऑफ प्रैक्टिस। कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपको बताता है, जबकि जो कन्वेंशन है वो क्या बताता है आपको, मेथड या प्रोसीजर बताता है कौन सा जो हम जनरल एग्रीमेंट से, जो हम अपने जजमेंट से, जो हम अपने नेशन के एनवायरनमेंट से हम अडॉप्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का। सेकंड पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर नॉट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन। कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, पहले बनते हैं और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बाद में बनते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पहले ही बनते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पहले बनेंगे तभी तो अकाउंटिंग कन्वेंशन उस पर बनेगा। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर नॉट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन। कि अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो पहले बनते हैं, इसलिए वो अकाउंटिंग कन्वेंशन पर बेस्ड नहीं होते हैं। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन जो बाद में मिलती हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट्स की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंटरनली इनकन्सिस्टेंट बाई अकाउंटिंग कन्वेंशन आर इंटरनली इनकन्सिस्टेंट। हमने पहले बात की थी वर्ल्ड वाइड, हम एक्सटर्नली बात कर रहे थे। अब यदि हम किसी नेशन की बात करें तो नेशन में इनकी कंसिस्टेंसी, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की कंसिस्टेंसी इन नेशन इंटरनली क्या होती है, चेंज होती रहती है। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन की कंसिस्टेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। अब बात करेंगे हम पर्सनल जजमेंट की। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हम डिसीजन लें तो जो अकाउंटेंट है वो अपना पर्सनल जजमेंट कहाँ ले सकता है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के केस में कोई पर्सनल जजमेंट का रोल नहीं होता, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन के केस में पर्सनल जजमेंट लेना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एज़ पर लॉ हम क्या करते हैं, उनको करते हैं। और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन रहते हैं वो कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने बनाए एज पर गवर्न होते हैं। ये हमने डिफरेंस समझा किसमें, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन में। अब हम समझेंगे कि अकाउंटिंग के सिस्टम होते क्या हैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, फिर हम उसके टाइप्स को समझेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम ये होता है कि जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको किस बेसिस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला आता है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा आता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। आपने यदि अकाउंट्स पहले भी पढ़ी हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा होता है कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो वो ये होता है कि जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम में लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम जो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है उनसे उसको पूरा करना बोलते हैं। आप सीधी सी बात ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम होगा तो क्या आपको अकाउंटिंग की पूरी पिक्चर दिखाई देगी कि अकाउंटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट हो रही है वो कंप्लीट आपको समझ आएगी, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से है तो वो हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं देगा। तो हम बात करेंगे दोनों के डिफरेंस की कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल या डुअल एंट्री सिस्टम है क्या। हमने डुअल एंट्री सिस्टम को हमने किस में समझा था, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट के अंदर भी समझा था, जहाँ हमने ये बात की थी कि जो डुअल सिस्टम होता है वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और उसका अकाउंटिंग इक्वेशन जो थी अपनी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल पर इक्वली इफेक्ट पड़ता है। अब हम दोनों में डिफरेंस को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो क्या होता है, सिंपल होता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, साइंटिफिक होने के कारण क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यदि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम देखें, यदि हम इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखेंगे तो एरर होने की संभावना कम होगी या फिर ज़्यादा होगी? तो इसका आंसर ये रहेगा कि जब हम रिकॉर्ड ही पूरे नहीं रखेंगे तो एरर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एरर जो होती है उसको ढूंढने में टाइम लगता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर, है ना, कि सिंगल एंट्री सिस्टम में एरर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट इक्वली होता है। तो जहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं शो हो रहा होना चाहिए था, वहाँ से हमें पता लग जाता है कि एरर कहाँ पे है। हम बात करेंगे अब अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो टाइप्स ऑफ अकाउंट होते थे, याद हो आपको, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल में भी क्या थे आपके रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ओनली 2 टाइप ऑफ अकाउंट रखे जाते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। जबकि आपके डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम क्या सभी प्रकार के अकाउंट रखते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो इम्पर्सनल का मतलब है नॉमिनल और रियल हो। अब हम बात करेंगे कि सूटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स पर्पस, हम किसको सूटेबल मानते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम सूटेबल नहीं मानते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट्स का एक्चुअल जो प्रॉफिट है हम उनको नहीं पता लगा पाते इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के कारण। जबकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमें इजीली हम प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं और इजीली उसका टैक्स भी हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम में हो और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा सर्टेन हो जाता है, तो उससे क्या होगा, उससे हमें टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि वो इनकम्प्लीट पिक्चर दे रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो टैक्सेबल इनकम को बढ़ा सकता है, जबकि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है वो आपको टैक्सेबल इनकम एक्यूरेटी पे टैक्सेबल इनकम, टैक्स पर जो इनकम लगती है टैक्सेबल इनकम हम बोलते हैं, उसको घटा बढ़ाएगा नहीं, जो एक्यूरेट है वही वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस करने में हमें किससे हेल्प मिलती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा हमें इतनी हेल्प नहीं मिलेगी, जब इनकम्प्लीट पिक्चर प्रोवाइड करेगा वो, तो हमें डबल एंट्री सिस्टम में उससे ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे हमने समझा दोनों में डिफरेंस कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम है क्या। अब हम इनको जो पैराग्राफ वाइज हमने यहाँ पे लिखा है 1 बाय 1 हम उनको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। जैसे कि हमने इसको ये बोला है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें डुअल एस्पेक्ट को हम फॉलो नहीं करते। इसमें हम 2 ही अकाउंट रखते हैं, अपने पर्सनल और कैश अकाउंट रखते हैं। तो कहने वाला ये होगा कि इसमें हम नॉमिनल अकाउंट को नहीं रखते। जब नॉमिनल अकाउंट नहीं रखेंगे तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलेगा, और जब नेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो हम बात करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो हम इनकम्प्लीट पिक्चर को देख रहे हैं वो साइंटिफिक नहीं है, और मॉडर्न डे के अंदर जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और यदि हम सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ लेते हैं तो बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम्प्लीट पिक्चर के बेस पर अपना डिसीजन लेते हैं। मोस्टली सभी कौन सा डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब हम बात ये करेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको हम बुलेट के अंदर 1 बाय 1 देखते हैं कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें हम खाली कैश बुक ही रखते हैं, पर्सनल अकाउंट ही रखते हैं, नॉमिनल अकाउंट को नहीं रखते हैं ना। तो फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है कैश और पर्सनल अकाउंट के बारे में, सेकंड लाइन में हमने लिखा है कि नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कुछ रियल अकाउंट्स भी हम इसमें इग्नोर कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजीशन की एक्यूरेसी किससे हमें पता लगती है, सिंगल एंट्री सिस्टम से हमें पता नहीं लगती है, और इसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाते तो हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का भी पता नहीं लगता सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। अब हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम को हम इस तरीके से समझेंगे, जो चीज़ें हमने सिंगल एंट्री सिस्टम की पढ़ी वहाँ उनको हम कंपेयर करेंगे किसी डबल एंट्री सिस्टम में। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आएगा कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो अपना साइंटिफिक है, वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट इक्वेशन पर बेस्ड है, वो कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है और उसके अंदर सारे ही अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, और इसमें ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है तो उसमें एक्यूरेसी भी रहती है, और इससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है रिफ्लेक्ट करती है जो एक्चुअल पोजीशन है। और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थे तो कहीं ना कहीं फ्रॉड की पॉसिबिलिटी रहती थी, और यहाँ पे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे कि आप देखें जो पॉइंट्स हम यहाँ पे समझेंगे, तो पहला क्या, ऑल 3 टाइप ऑफ अकाउंट आर मेंटेन इन द सिस्टम, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे हम तीनों ही अकाउंट को रखते हैं, जबकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम इसको रखते थे पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को रखते हैं। पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट में ये हुआ कि पर्सनल तो आपका कैश रहा और कैश तो आपका इम्पर्सनल रहा, क्योंकि रियल का टाइप्स है तो रियल अकाउंट में से खाली हम कैश को ही रखते हैं, बाकी को नहीं रखते, जबकि यहाँ पे सारे अकाउंट्स को रखा जाता है, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे वो पर्सनल हो। वहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते थे, सिंगल के अंदर हम यहाँ पे ट्रायल
बैलेंस बना रहे हैं, तो ये हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड की देता है। हम उसमें चेंज कर सकते थे सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, कहीं दूसरा हम कहीं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में इमीडिएट इफेक्ट होता है, आप ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जब आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते तो फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ डबल एंट्री सिस्टम के केस में क्या होगी, कम होगी, और सिंगल एंट्री के केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों में सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है, टेबुलर फॉर्म में भी हमने इसको समझा। अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग के जो टाइप्स हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में आप बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइप ऑफ अकाउंटिंग के अंदर वो लिख देते हैं पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। वो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, वो टाइप ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। हम बात करेंगे टाइप ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी हैं। तो पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब जो हम MBA सिलेबस जो हम अपना पढ़ेंगे उसके अंदर जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट है क्या, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से ही होता है, जिसको हम अकाउंट्स फॉर मैनेजर की फॉर्म में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका जो प्रोसीजरल डेफिनेशन थी, जो अकाउंटिंग साइकिल पर बेस पर हमने डेफिनेशन बनाई थी, वो ये थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी डिफाइन एज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ journal and subsidiary book, classifying with the help of ledger, summarizing with the help of trial balance, analyzing and interpreting with the help of financial statement, and communicating the result thereof to the person interested in such information। कि यूज़र ऑफ अकाउंट को इन सभी रिकॉर्डिंग की, इन सभी क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग की जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी रिपोर्ट्स बन रही हैं, उन सबको यूज़र ऑफ अकाउंट समझ रहे हैं आप, जिनको अकाउंट को यूज़ करने का अधिकार है। जैसे आपके बिजनेस का ओनर रहा, बिजनेस का लोनर रहा, एम्प्लॉय रहे, गवर्नमेंट रही, सप्लायर रहे, तो उस बेस पर वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें उस संस्था के साथ जुड़ा रहना है या फिर नहीं जुड़ा रहना है, तो उसकी एफिशिएंसी को पता लगाते हैं। तो ये इसमें हेल्प कौन करता है, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। दूसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग टूल होता है। जैसे कि हमने मैनेजमेंट का पहले पढ़ा था कि मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली। मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली का मतलब ये हुआ कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, 5 M's हमने पढ़े थे, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड्स, मैनेजमेंट, याद हो आपको। तो उन सभी 5 M's का हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हुए, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हुए हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो वो कहलाता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। फिर हम अब पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। जब हम सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो अपना अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसकी जो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नहीं पढ़ी वो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। ऐसे ही जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में आएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे अकाउंट फॉर मैनेजर के लास्ट जो यूनिट है उसके दोनों लास्ट के 2 पैराग्राफ जो सिलेबस के हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो पहले चीज़ों को बनाते हैं, देन उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, उसके अंदर अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके अंदर कैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे क्लासीफाइंग करते हैं, कैसे समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग करते हैं, और कैसे हम रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं यूज़र ऑफ अकाउंट्स को, और हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फिर आता है अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को एफिशिएंटली पूरा करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। वो हमें किसकी हेल्प से मिलेंगी, वो इन्फॉर्मेशन हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की हेल्प से मिलेंगी। तो इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या रहा है कि इंपॉर्टेंट टूल रहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो हमें हेल्प करेगा किसके लिए, जो यूज़र्स ऑफ अकाउंट हैं उनके अगेंस्ट जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा कमिटमेंट है उसको हमें पूरा करने के लिए, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज़ हो। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता है कि हमने 5 M's पढ़े हैं। 5
हैं उसका मतलब मैन, मटेरियल। तो मैन का मतलब ये हुआ, मैन का मतलब मैन की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैन का मतलब है ऑल टाइप ऑफ लेबर का है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे आपका बॉयज़ हो, चाहे जो भी है, स्किल्ड है, सेम स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये होता है कि एक पर्सन है वो अच्छे से काम कर रहा है, एक पर्सन अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप बोलेंगे नहीं, दोनों की सैलरी यदि सेम होगी तो जो अच्छे से काम कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, है ना। और जो अच्छे से काम नहीं कर रहा वो क्या करेगा, वो और भी लापरवाही से काम करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यही करता है कि हमें जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या रेमुनरेट करते हैं, उनके बदले में हम कुछ पे करते हैं। तो उनकी जो उनका रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी में, तो उस बेस पर हम क्या करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। तो वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाता है। तो ये जो अपना लास्ट पार्ट था इस लेक्चर का वो क्या था, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। इन तीनों का जो पार्ट है आप अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और फिर हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपसे पूछेगा टाइप ऑफ अकाउंट्स तो आप ये मत लिख के आना। टाइप ऑफ अकाउंट का मतलब ये हुआ पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल आप जानते हैं, इम्पर्सनल आप जानते हैं, नॉमिनल और रियल अकाउंट। और टाइप ऑफ अकाउंटिंग बोलेगा तो आपको ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को बताना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।